गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। हाल ही में बुलंदशहर के अंदर पूसा की ओर से एक किसान सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें कई किसानों ने शिरकत की। इस सेमिनार का उद्देश्य था किसानों तक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और साथ ही बीज उत्पादन की तकनीकों के बारे में किसानों को अवगत करवाना। सेमिनार के अंत में किसानों को निःशुल्क बीज और कृषि उपकरण भी दिए गए। आइए दिखाते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। किसानों तक कृषि और पशुपालन से जुड़ी नवीन जानकारियां मिलती रहे, इसके लिए समय समय पर किसान मेले और गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, जिससे किसान खेती और पशुपालन से जुड़ी विधाओं में सकारात्मक परिवर्तन लाकर भरपूर मुनाफा ले सके। साथ ही किसानों के हित में चलाई जा रही परियोजनाओं की बेहतर जानकारी दी जा सके। इसी संदर्भ में हाल ही में बुलंदशहर में किसान सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के कृषि विशेषज्ञ भी शामिल हुए, जिन्होंने किसानों के हित में चलाई जा रही परियोजनाओं की जानकारी दी, जिसमें मुख्य है कृषक सहभागिता बीज उत्पादन परियोजना, मेरा गांव मेरा गौरव परियोजना, शेड्यूल कास्ट सब प्लान या अनुसूचित जाति उप योजना। विशेषज्ञ का क्या कहना है इन परियोजनाओं को लेकर, आइए जानते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपद्यते। अगर सुबीजम यानी कि अच्छे बीज को अच्छे क्षेत्र में, अच्छे खेत में, अच्छी जलवायु में लगाते हैं तो जायते संपद्यते, बहुत पैदावार होती है। तो बीज की महत्ता है और बीज के साथ ही साथ जो जलवायु है, जलवायु में आपकी मिट्टी आती है, पानी आता है और हवा आती है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये इनका समन्वयन हो जाए तो बहुत पैदावार होती है। अब बीज जो है इसका मुख्य आधार है और अब अनुसंधान के द्वारा बीज के अंदर ही सारे गुणों को निहित किया जा रहा है, जिससे हम अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी हमारे साथी डॉक्टर डी.के. यादव ने विस्तार में दी। डॉक्टर डी.के. यादव एक बहुत बड़े सरसों के प्रजनक हैं। इन्होंने करीब 17 नई किस्में सरसों की विकसित की हैं, जिसमें आप बहुत सारी किस्मों से परिचित होंगे। पूसा मस्टर्ड के नाम से 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 जो कि गुणवत्ता में बहुत अच्छी है। पूसा विजय है, तारक है। ये सारी किस्में डॉक्टर यादव के द्वारा विकसित की गई हैं और उनके सभी टीम के सदस्यों के द्वारा उसमें सहयोग दिया गया है। साथ ही हमारे साथ मंच पे हमारे सहयोगी डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा हैं, जो एक बहुत प्रख्यात कृषि अभियांत्रिकी के वैज्ञानिक हैं और ख़ासकर फार्म पावर मशीनरी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अनुसंधान में संस्थान के द्वारा कंपोस्ट की खाद बनाने के लिए कंपोस्ट टर्नर और मिक्सर का विकास किया है इन्होंने। इसके साथ ही साथ एक पूसा फीड ब्लॉक मशीन, जो धान की पराली होती है, गेहूं का भूसा होता है, इसको हम किस प्रकार से चारे की बिस्कुट उससे बना सकें और जब चारे की कमी हो तो उसका प्रयोग किया जा सके, उस मशीन का भी निर्माण किया है इन्होंने। और हाल ही में इनके विभाग के द्वारा एक पूसा सन फार्म फ्रिज विकसित किया गया है, जो कि अगर आप लोग, अभी हम लोगों ने किसान मेला किया था 25 से 27 फरवरी को, और आप लोग अगर किसान मेले में आए होंगे, जो लोग उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर 10 फीट बाई 10 फीट बाई 10 फीट का एक कमरा है,
जिसके अंदर आप 2 टन सब्जी, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, गोभी है, टमाटर है, फल है, फूल है, इसका भंडारण कर सकते हैं। 12 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और 100% सौर ऊर्जा से चलता है। 5 किलोवाट बिजली सोलर पैनल से बनती है और उसी के द्वारा कमरे को ठंडा किया जाता है। कोई बाहर से बिजली की आवश्यकता नहीं है और इतना उपयोगी है कि आपकी तरफ जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बन रही हैं वो कंपनी मिल करके इसको बना सकती हैं। एक दिन आपके पास इतनी सब्जी नहीं होती कि रोज़ बाज़ार में ले जा कर के बेचें, तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन की सब्जी इकट्ठा करके जब पर्याप्त हो जाए तब बाज़ार में ले जा कर के बेचें, जब रेट सही हो तब ले जा कर के बेचें। कोरोना के दौरान बहुत सारे लोग मुर्गी के अंडे को, जो कि बाज़ार में बिकना बंद हो गया था, उसको 3-4 महीने तक भंडारित करके इसके अंदर रखे। हम लोगों ने इसको लगाया है पिचौलिया में, राजस्थान में, और चमरारा गांव है इधर हरियाणा में, वहां पर लगाया है। इस क्षेत्र में भी लेकर के आएंगे। बीज की अच्छी गुणवत्ता अगर होगी, चूँकि जैसा कि डॉक्टर यादव ने बताया, पूसा संस्थान में ज़मीन सीमित है, हम नई किस्मों का इजाद करते हैं, विकास करते हैं, लेकिन उसका बीज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसानों तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके, उसके लिए कुलवंत सिंह जैसे इसकी संस्था से जुड़े हुए जितने लोग हैं सब लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और जैसा कि आप चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे चना हो, चाहे आपका उधर पालक लगी हुई है, गाजर लगा हुआ है, प्याज लगी हुई है, गेहूं है, सबका बीज उत्पादन यहाँ पर हो रहा है उच्च गुणवत्ता का, जिसको हम पूसा संस्थान में ले जाते हैं, इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और फिर अन्य किसान भाइयों को देते हैं। इस कार्यक्रम के तहत हितग्राही किसानों को अनाज और सब्जियों के मुफ्त बीज और कृषि उपकरण भी दिए गए। भारत सरकार की एक परियोजना है, मेरा गांव मेरा गौरव। इस परियोजना के तहत जो भी हमारे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो वैज्ञानिक हैं, भारतीय और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो वैज्ञानिक हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो वैज्ञानिक हैं, वो सभी लोग, ऐसी संख्या उनकी 20,000 है। ये 20,000 साइंटिस्ट जो है वो 25,000 गाँव से सीधे जुड़े हुए हैं। इस स्कीम में 4 वैज्ञानिकों की एक टोली बनाई जाती है जो अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी होते हैं। तो इस योजना के तहत 4 वैज्ञानिकों की टीम होती है, वो एक क्षेत्र में जाती है और वहाँ पर 5 गांवों को एक साथ सेलेक्ट करती है। और उन 5 गांवों में ये जो वैज्ञानिक, जैसा मैंने बताया, अलग अलग एरिया के ज्ञानी होते हैं। कोई अच्छा बीज कैसे लिया जाए, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, अच्छी मशीनरी कैसे उपयोग की जाए, पौधों की संरक्षण सुरक्षा कैसे की जाए, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों, एक्सटेंशन के मर्मज्ञ होते हैं, कैसे इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जाए। तो इस तरह से चारों जो वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं, 5 गांवों को सेलेक्ट करते हैं और उन 5 गांवों में कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कृषि ज्ञान कैसे पहुंचाया जाए और कैसे किसानों से संपर्क ज़्यादा बढ़ाया जाए, उस पर काम करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये खुद हम लोग इस तरीके के 20,000 किसानों के पास सीधे पहुंच रहे हैं। उन 20,000 किसानों में हमने 4 स्टेट, जो हमारा दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ के हम 605 गांवों में सीधे पहुँचे हुए हैं और सीधे ज्ञान 2015 से दे रहे हैं। और इसका हमने अध्ययन किया था एक कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा, तो हमें मिला कि जो किसानों और वैज्ञानिकों के बीच का संपर्क था वो बहुत कई गुना बढ़ गया। क्योंकि हम इसमें प्रावधान है कि हर महीने हम एक टीम आएगी और किसानों से चर्चा करेगी और उनको उनका ज्ञान प्रदान करेगी, हर क्षेत्र और उनकी समस्याओं की सुनेगी और फसल में क्या समस्या है उसको भी सुनेगी। तो इस तरीके से हम इन किसानों से सीधे जुड़े हुए हैं और उनको फ़ायदा उनमें जो फायदा हो रहा है उसका एहसास उन्हें करा रहे हैं। साथ ही किसान अपने खेत में बीज किस तरह से तैयार कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी गई। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा,
देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको बताने वाले हैं मुर्गी पालन के बारे में, किस तरह से आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं मुर्गी पालन, इसमें कितनी लागत आती है, कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, तमाम बातें जानते हैं इस रिपोर्ट में। सर्दियों का मौसम जा चुका है और बढ़ता तापमान ये बता रहा है कि गर्मियां आ चुकी है। ऐसे में मुर्गी पालकों को खास देखभाल की जरूरत होगी, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण मुर्गियों की मृत्यु दर में भी इजाफा होता है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो होने वाले नुकसान को न सिर्फ कम किया जा सकता है, बल्कि मुनाफे को बढ़ाया भी जा सकता है। सबसे पहले मुर्गी आवास में तापमान को नियंत्रित रखने का उचित प्रबंधन करना होगा। इसके लिए आवास की खिड़कियां और दरवाजे को कुछ ढक कर रखें, जिससे सीधे धूप न आ सके। मुर्गी फार्म में गर्मी से बचाव के लिए स्प्रिंकलर या फॉगर प्रणाली निकास पंखा लगा सकते हैं। तापमान बढ़ने के साथ ही मुर्गियों के पानी में खनिज तत्व मिलाएं। इससे मुर्गियों को गर्मी से निपटने में मदद मिलेगी। शेड में जरूरत से अधिक मुर्गियां ना रखें। मुर्गियों के शेड में अधिक भीड़ होने से गर्मी बढ़ेगी और मुर्गियों में लू लगने की आशंका बढ़ जाएगी। गर्मियों में पानी के बर्तनों की संख्या बढ़ा दे, साथ ही पानी की उपलब्धता बनाए रखें, क्योंकि गर्मी के मौसम में मुर्गियां पानी के बर्तन के चारों ओर बैठ जाती है, जिससे दूसरी मुर्गियों को पानी नहीं मिल पाता है। तेज गर्मी में अगर मुर्गियों को 1 घंटे भी पानी न मिले तो लू लगने की आशंका बढ़ जाती है और मृत्यु भी हो सकती है। पानी के बर्तनों की संख्या बढ़ाते समय ये भी ध्यान रखें कि धातु के बर्तन में पानी जल्दी गर्म हो जाता है और आमतौर पर मुर्गियां गर्म पानी नहीं पीती है, इसलिए हो सके तो मिट्टी के बर्तन में पानी रखें। नियमित रूप से पानी में खनिज तत्व थोड़ा थोड़ा मिलाकर दे, से लू लगने का खतरा कम रहेगा और वजन बढ़ाने में भी सहायता हो सकेगी। इसके अलावा आवास की बात करें तो मुर्गी के शेड की छत में घास पुआल आदि डाल दे और छत पर सफेदी करा दे। तापमान को नियंत्रित करने के लिए शेड के अंदर स्प्रिंकलर के साथ पंखे भी लगाएं, जिससे हवा का प्रवाह बना रहे। इस मौसम में मुर्गियों की खुराक कम हो जाती है, जिससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि मुर्गियों को दिए जाने वाले दाने को गीला करके दें, साथ ही इसमें जरूरी पोषक तत्वों के सप्लीमेंट मिलाएं। मुर्गी पालक इस बात का ध्यान रखें कि गीला किया हुआ दाना शाम तक खत्म हो, नहीं तो आहार के खराब होने की आशंकाएं बढ़ जाएगी, जिसे खाकर मुर्गियां बीमार हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मुर्गी में गर्मी लगने के लक्षण दिखाई दे तो उसे खनिज तत्व पानी में मिलाकर पिलाएं और पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इस तरह देखा जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखकर इस मौसम में हानि को लाभ में बदला जा सकता है। मुर्गी पालन फायदे का व्यवसाय है। ये मुनाफा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब खेती के साथ साथ मुर्गी पालन किया जाए। ऐसा करने से मुर्गियों के आहार में खर्च होने वाली राशि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो अभी आपने मुर्गी पालन से संबंधित ली कुछ विशेष जानकारियां। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मार्च माह का पशुपालक कैलेंडर 2021। मार्च में ध्यान देने वाली बातें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही हो तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
साथ ही पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार आवश्यक जांच यथा दूध, पेशाब, खून जांच इत्यादि करवाना चाहिए। पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, FMD, एंथ्रेक्स, रेबीज एवं अन्य रोगों के विरुद्ध टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी सफल महिला किसान से जिन्होंने अपने घर परिवार को भी देखा और साथ ही साथ खेती किसानी के क्षेत्र में अपना नाम भी कमाया और दूसरी महिला किसान बहनों के लिए आज एक मिसाल बनी है। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी उन्हीं की मुँह जुबानी। भारत के उत्तर में बसा उत्तराखंड राज्य अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये वही राज्य है जहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। इस पर्वतीय क्षेत्र में 90% लोग कृषि पर निर्भर हैं, जो ज्यादातर वर्षा आधारित है। इन विषम परिस्थितियों में खेती कर गुजारा करना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन जिसने इन स्थितियों में भी जीने की कला सीख ली वही कामयाब किसान कहलाया। हमारे सामने ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण है अल्मोड़ा के गांव गुना की रहने वाली महिला किसान सुधा गुणवंत का। आइए जानते हैं उनके संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में। सुधा करीब 35 साल पहले गुना आई। सुधा ने विरासत में मिले अपने खेतों और बागों को बचाने के लिए संघर्ष के हर दौर को देखा है। रंग बिरंगे फूल और फलों से लदे ये पेड़ जी तोड़ मेहनत का नतीजा है। और इसके पीछे सिर्फ सुधा की ही मेहनत नहीं है, बल्कि उनके पति भुवन चंद और बेटे दीपक ने भी अपना पसीना बहाया है। इसीलिए परिवार की ये मेहनत चारों ओर चर्चा का विषय है। दूर से पहाड़ों पर दिखने वाली ये खूबसूरती अपने अंदर सैकड़ों इम्तिहान को समेटे है। पहाड़ों की पथरीली जमीन को चीरकर उसे हरी चुनर से ढकने का हुनर सब में नहीं होता। कुछ किसान विपरीत दशा में घुटने टेक पलायन पर मजबूर होकर गांव को छोड़कर चले गए। बचे वही जिनके इरादे हिमालय की तरह मजबूत थे। सुधा के परिवार ने हर समस्या का सामना किया और उसका समाधान भी निकाला। परिवार में आए विषम हालात ने सुधा की जिम्मेदारियां बढ़ा दी, जिसके समाधान के लिए सुधा ने पैतृक बागों को आगे बढ़ाने का ठाना और लग गई जोर शोर से खेती के काम में। लक्ष्य निश्चित था, लेकिन राह कठिन। मजबूत इरादों ने हर कदम पर सुधा को ताकत दी। सुधा ने बागवानी के साथ साथ पशुपालन भी किया। बेहतर परिणाम मिले, इसके लिए जगह जगह जाकर प्रशिक्षण भी लिया। यहाँ से अल्मोड़ा पैदल जाना पड़ता था, वहाँ से पैदल आना पड़ता था। फिर एक छोटी बच्ची हो गई थी घर में, तो धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ते गया। फिर भी मैंने कहा कि बीए करना उचित ही है। मैंने कर लिया, बीए कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने बीटीसी के लिए अप्लाई किया, तो उसमें मेरी बीटीसी के लिए आ गया था।
तो इत्तेफाक ये रहा कि हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए। तो मैं फिर भी उस हालात से ढल के मैं फिर अपने घरेलू ही हालात में आ गई। तो मुझे ये लगा कि घर का छोड़ के अब मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हमारे ससुर जी ने थोड़ी बहुत पहले से जो कर रखा था, हमने कहा कि इसी में हम नींव रख के इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आज ये हमारे सब सास ससुर की रखी हुई नींव है, उसी को उसका हमने विस्तार कर रखा है। अपने आप पर भी तरस आता है और शर्म भी लगती है किन स्थितियों में हमने काम किया है। जब हम पहले उद्यान का काम किया, जब हम भ्रमण में इधर उधर जाते थे तो हम लोगों के टूल्स इक्विपमेंट देखते थे तो बड़ा तरस लगता था, क्योंकि हमारे पास से टूल्स नहीं हुआ करते थे। तब कभी कभी बच्चों की शाही की टिक्कियाँ होती थी, उसके लिए भी 1 रुपया अवेलेबल नहीं होता था मेरे को। शहर में होना चाहिए, कोई ये बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ेंगे सर, यहाँ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी परंपरा है उसको हम जीवित रखेंगे, ये हमारा पक्का निश्चय है। खेती और बागवानी में इस पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी का होना है। सुधा ने इसका भी तोड़ निकाला और बाग के आसपास पानी के टैंक बनवाए, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित किया जा सके, और इस पानी से खेतों और बागों में सिंचाई की समस्या का समाधान मिल गया। अपने इस प्रयोग में सफलता मिलने के बाद सुधा ने इसी तरह की करीब 10 टंकियां बनवाई। आज आलम ये है कि इनके खेतों और बागों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। इसके अलावा सुधा पॉली हाउस बनाकर बेमौसम की सब्जियां उगाकर भी मुनाफा कमा रही हैं। बेहतर पैदावार के लिए पशुपालन से मिले गोबर से सुधा वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं। आज आलम ये है कि सुधा की इस कामयाबी का कायल पूरा अल्मोड़ा है। लोग दूर दूर से उनकी सफलता के बारे में जानकारी लेने आते हैं। सुधा उन किसानों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है जो पलायन को अंतिम विकल्प मान रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।